नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो मंथली करंट अफेयर के इस सीरीज में आज हम जनवरी 2022 के दौरान घटित समसामयिक घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले स्लाइड में आप देख रहे हैं ये है नेशनल सिनेरियो के बारे में, यानी राष्ट्रीय स्तर पे जो समसामयिक घटनाएं घटी उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें जो पहला घटना है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्पॉट यूनिवर्सिटी का जो है स्थापना किया गया। कहाँ यह स्थापना किया गया? तो मेरुत में स्थापना किया गया। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी स्पॉट यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया है उसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। मेजर ध्यानचंद कौन थे? तो ये जो है हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जाना जाता है और भारत में जो एक लंबे अरसे तक हॉकी ये खेले, इन्हीं के नाम पर वहाँ एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया गया है। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम है उसको चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद जो है अपने टाइम में कहा जाता है इनको जो ए मैन विथ मैजिक स्टिक के नाम से इनको जाना जाता है। 1936 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले जो ओलंपिक हो रहा था जर्मनी में, उस ओलंपिक के दौरान जब जर्मनी को भारत की टीम हरा दी थी तो कहा जाता है कि हिटलर के तरफ से जो है निमंत्रण आया था मेजर ध्यानचंद को कि आप आइए और जर्मनी के तरफ से खेलिए, जिसको कि इन्होंने इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है पुदुचेरी में नरेंद्र मोदी ने 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया। आपको पता है कि जनवरी महीने के दौरान 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उसी के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को 25वें राष्ट्रीय नेशनल यूथ फेस्टिवल यानी राष्ट्रीय युवा त्यौहार का जो है आयोजन किया। ये जो युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है किस सापेक्ष में मनाया जाता है? तो जो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के को जो है सराहने के लिए, उनके जन्मदिन को मनाने के लिए जो है सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता के रूप में भी जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जो सबसे पहला बार 1983 में भारत से बाहर जा करके, यानी उस समय ये यूएसए गए थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहाँ एक चल रही थी सभा जिसका नाम था वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन रिलीजन, विश्व धर्म का जो है संसद चल रहा था, उसी में पार्टिसिपेट किए थे 1983 नहीं 1993 में। और वहाँ पे जाकर के भारत का पक्ष इन्होंने रखा था, जिसके और भारतीय जो सिद्धांत है, भारतीय जो मूल है, भारत का जो वेदांत दर्शन है और अलग तरह के जो दर्शन है उसको जो है वेस्ट को यानी पश्चिमी देशों को उससे रूबरू कराने वाले पहले व्यक्ति थे। उसके बाद बहुत सारे व्यक्ति वेस्ट जाकर के, जैसे कि एक आप बुक का नाम आप सुने होंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, वो भी बाद में यूएसए गए थे, वो तो वहाँ आश्रम ही बना लिए। उसके बाद जो है ओशो का नाम सुने होंगे, जिन्होंने रजनीशपुरम के नाम से जाकर के अमेरिका में अपना आश्रम बनाया। तो ये जब जो है भारत के विचार को ले जाकर के और यूएसए में फैलाने में काफ़ी मदद किए। तो ये 1993 में कहाँ गए थे? यूएस विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद कुछ समय तक वहीं पे अलग अलग कंट्री जाकर ये जो है अपना विचार फैलाए और बाद में फिर भारत में आकर के रामकृष्ण मिशन का स्थापना किए। जो है स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, जो कि कलकत्ता के एक जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है उसके एक पुजारी थे। कहा जाता है कि आधुनिक काल में सबसे सिद्ध पुरुषों में एक थे जिनको की मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है जिनका नाम टीएस त्रिमूर्ति है, उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो एक संस्था है काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसके चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी ये अब काउंटर टेररिज्म कमेटी को लीड करेंगे कौन? टीएस त्रिमूर्ति। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में है, पहला है कि डिफेंस मिनिस्टर
राजनाथ सिंह ने एक चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया है, जिसका नाम रखा है उन्होंने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब आप कल्पना चावला नाम से तो परिचित ही होंगे। कल्पना चावला जो है वर्तमान में जो करनाल डिस्ट्रिक्ट जो है, कहाँ, ये हरियाणा में पड़ेगा, वहीं की रहने वाली थी। और ये भारत की पहली महिला थी जिसने स्पेस में गया था, अंतरिक्ष में ये गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 2003 में जब इनका शटल, जिसका की नाम था कोलंबिया, ये वापस लौट रहा था तो उसमें आग लग गया और जितना क्रू का जितना मेंबर था, सारे क्रू के सारे मेंबर जो है जल गए और उस दुर्घटना में जो है उन सारे लोगों की मृत्यु हो गई। और उसी में शामिल थे कौन? कल्पना चावला। तो इन्हीं के नाम पर जो है कल्पना चावला सेंटर ऑफ रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनका स्थापना किया गया। कहाँ? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है उसी के प्रांगण में। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे। भारत सरकार ने 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। देखिए, नेशनल स्टार्टअप का मतलब समझिए, कोई व्यक्ति जब अपने व्यक्तिगत स्तर पे कोई उद्यम स्थापित करता है तो उसको कहा जाता है स्टार्टअप। अभी इसका प्रचलन भारत में बहुत ज़्यादा हो गया है और ये एक अच्छा, इसको एक सकारात्मक जो विकास कह सकते हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यूथ अपने बूते पे, अपने दम पे कोई उद्यम खड़ा करते हैं तो उससे न केवल वो रोजगार पाते हैं बल्कि उसके द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हैं। तो ये जो है एक एज ए व्यक्तिगत लेवल पे तो फायदा ही फायदा है, एज ए सोसाइटी लेवल पे फायदा है, उसके बाद एज ए कंट्री लेवल पे भी जो है इसका बहुत सारा फायदा है। तो इसी के मद्देनजर सरकार जो है 16 जनवरी को हर साल नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करने का घोषणा किया है। अभी नाम सुने होंगे 101वां 101st यूनिकॉर्न कंपनी के रूप में जो है भारत में अभी तक जो है ये 101 यूनिकॉर्न कंपनी इस्टेब्लिश किया जा चुका है। और 101वां जो यूनिकॉर्न कंपनी है वो है PW, सुने होंगे नाम, फिजिक्स वाला। ये एक साधारण परिवार से, साधारण परिवेश से उठते हुए उस लेवल पे पहुंच जाना जो है अपने आप में एक जो है अलग कारनामा है। तो इससे संबंधित शब्द जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। स्टार्टअप में जब किसी भी कंपनी का वैल्यू 1 बिलियन डॉलर हो जाता है तो उसको कहा जाता है यूनिकॉर्न। अगर वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर हो जाता है तो उसको कहते हैं डेकाकॉर्न। और अगर इसी का वैल्यूएशन 100 बिलियन डॉलर हो जाता है तो उसको कहते हैं हेक्टाकॉर्न। तो ये सब जो है कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से इन कंपनियों को, स्टार्टअप कंपनियों को अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है इंडिया हैज पेड $29.9 मिलियन। देखिए, भारत यूएनओ का मेंबर है। यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको एक मेंबर फी देना पड़ता है। मेंबर फी होने कहने का मतलब ये है कि आप जो है यूएनए चल रहा है, यूएनए के इतने सारे मेंबर हैं और यूएनए का अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना एम्प्लाई है, अपना सेंट्रल एम्प्लाई के अलावे हर एक कंट्री में उसका एम्प्लाई है, यूएन पीस फोर्स जाता है। तो इस सब सारे काम के लिए खर्च चाहिए ना, तो वो खर्च कहाँ से आएगा? तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको खर्च देना पड़ता है। उसी में भारत का जो है कंट्रीब्यूशन कितना भी जो है $29.9 मिलियन। ये जो है बहुत मिनिमल है, 1%, लगभग 1% के बराबर है। जबकि जो परमानेंट मेंबर हैं, जैसे जो 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनए को, अमेरिका हो गया, फ्रांस, रसिया, चीन, ये इन सबों को ज़्यादा बोझ उठाना पड़ता है। इसीलिए उनको यूनाइटेड नेशन में तरजीह भी ज़्यादा दिया जाता है, उनको वहाँ पे वैल्यू भी ज़्यादा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट है कि एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अब इस महीने चूंकि राष्ट्रीयवाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी जो है जन्मदिन है, तो उन्हीं का एक हॉलोग्राम
चित्र स्थापित किया गया है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये होलोग्राम स्टैचू है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। बाद में इसी जगह पे एक ग्रेनाइट का स्टैचू रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ दोनों देख सकते हैं, इसका जो है पूरा मॉडल बन चुका है, लेकिन अभी जब तक कि बन न जाए पूरा तब तक ये होलोग्राम का काम करेगा। होलोग्राम क्या होता है, तो आप पहले देखते होंगे जब किताब खरीद के लाते होंगे तो वहाँ पे वार्निंग दिया जाता है कि जिस बुक में होलोग्राम यानी जिस बुक का जो प्रकाशक है वो प्रकाशक अपना एक होलोग्राम बुक को आइडेंटिफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कोई कॉपी ना कर ले तो होलोग्राम लगा देता है। उसी से आता है, चमकदार होता है देखने, जिस तरह अलग अलग कलर का ये दिखता है। तो वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक होलोग्राम पराक्रम दिवस पे एस्टेब्लिश किया गया है। अभी पराक्रम दिवस क्या है और कब मनाया जाएगा, तो ये जो है 23 जनवरी को सरकार जो है डिक्लेयर की है, हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो ये जो है भारत के महान, अगर कुछ जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनमें अगर गिनती किया जाएगा तो उनमें आपको इनको जो है पहले पायदान पे रखना होगा। विवेकानंद को आधुनिक भारत जो राष्ट्रीय आंदोलन का स्पिरिचुअल लीडर जो कहे थे वो सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस, उस समय अभी का जो आईएएस है उस समय का आईसीएस होता था, उसका परीक्षा पास किए थे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पार्टिसिपेट करना ही उचित समझा। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास थे। CR दास के नाम से इनको जाना जाता है। CR दास जो है कलकत्ता के महापौर थे उस समय, जो कलकत्ता नगर निगम था उसके महापौर थे। उन्हीं के अंडर CEO के रूप में काम किए। बाद में गांधी जी से मतभेद के कारण 1939 में जो है कांग्रेस का सदस्यता त्याग पत्र कर दिए और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद फिर से इनको जो है द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ तो इनको जो ब्रिटिश सरकार शक की दृष्टि से देखने लगा और नजरबंद कर दिया। बाद में नजरबंद के दौरान ही इन्होंने रूप बदल कर अपना भेष और नाम बदलकर यहाँ से अफगानिस्तान से जो है पहुंच गए रूस, और रूस से फिर हिटलर से मिलने के लिए जर्मनी पहुंचे और बाद में फिर जर्मनी हिटलर के सहयोग से इन्होंने जापान पहुंचा और फिर जापान आने के बाद इंडोनेशिया, भारत का जो बॉर्डर है जापान, क्योंकि तब तक जापान जो भारत का जो पूर्वी कंट्रीज हैं, पूर्वी साइड में वहाँ पे जापान का अधिकार हो चुका था और वहाँ पे जो भारतीय सेना को जापान की सेना ने बंदी बना करके रखा था, उसके सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का स्थापना किया और भारत को आज़ाद करने का एक इन्होंने असफल प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो हैं एक डिजिटल संसद ऐप का इन्होंने जो है लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा कि जैसे आप टीवी पे देखते हैं, आप जो लोकसभा राज्यसभा की जो कार्यवाही होती है उसको टीवी पे देखते हैं, उसी के जैसा आप इस ऐप के माध्यम से भी लोकसभा की कार्यवाही, इसके अलावे जो इस डिजिटल संसद ऐप है इसमें पहले से यानी भारत की आज़ादी के बाद से जितने प्रधानमंत्री हुए या फिर जितने लोकसभा का गठन हुआ और जो जो महत्वपूर्ण डिबेट हुए वो सारे डिबेट भी अवेलेबल हैं। अगर आपका मर्जी है, आपका इच्छा है, आप इस सब चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप वहां जा करके देख सकते हैं। कुछ दिन पहले जो आप देखते होंगे लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, ये दो टीवी को मर्ज करके एक संसद टीवी नाम का जो है मर्ज करके और संसद टीवी के नाम से अब उसको जो है चलाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर की ओर। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर में जो पहला है ये है कि फ्रांस को अभी हाल ही में जो है यूरोपियन यूनियन का जो ये होता है चेयरमैनशिप होता है, वो जो है क्योंकि आपको पता है यूरोपियन यूनियन जो है वेस्टर्न कंट्रीज का, जितने भी यूरोपियन महादेश के जो भी कंट्रीज हैं उनका एक समूह है और इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 1993 में इसका स्थापना हुआ था। वर्तमान में जो इसके हैं टोटल 27 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और ये सब कंट्रीज आपस में जो हैं चेयरमैनशिप रोटेट करते रहते हैं एज पर अल्फ़ाबेट। तो अभी जो है फ्रांस इसका यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन चुका है।
नेक्स्ट है कि एंटीगुआ और बरमूडा जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां मेंबर बन गया है। कैरिबियन कंट्री कौन वैसे कंट्रीज को कहा जाता है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में स्थित है, उनको कैरिबियन कंट्री कहा जाता है। उस वहाँ पे जो समुद्र है उसको कैरिबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, एंटीगुआ और बरमूडा। सेंट जोन्स जो है इसका राजधानी है, छोटा सा है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। और इस इन सब जो भी आइलैंड्स हैं इन पे अमेरिका का हेजियोमोनी चलता है, यानी अमेरिका का अधिकार चलता है। ये जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि भारत सरकार का एक प्रयास है, उसका 102वां मेंबर बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये जो है 2017 में भारत और फ्रांस के सहयोग से इसका स्थापना किया गया था। और इसके अंतर्गत जो ग्लोब है, पृथ्वी पे आपको पता है बीच में जो 0 डिग्री है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, और उसके 23.5 डिग्री ऊपर को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे को मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने भी कंट्रीज हैं जहां पर कि सूर्य कभी न कभी परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वहां पे ज्यादा सूर्य की उष्मा और सूर्य की रोशनी पहुंचती है, उन सारे कंट्रीज को मिला करके संयुक्त करके एक अलायंस बनाया जा सके, ताकि जो है मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है इन्फिनिटी ब्रिज। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ है, जैसे पूछा जाता है ना बुर्ज खलीफा कहाँ है, तो दुबई में है। उसी तरह से इन्फिनिटी ब्रिज भी दुबई में है। इसका अभी हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात जो कि 7 अमीरातों का एक समूह है जिसे कि यूएई कहा जाता है, उसी में से एक है दुबई, और यही दुबई में खोला गया है। फॉर्मली इसको जो है पब्लिक के लिए खोल दिया गया इन्फिनिटी ब्रिज के लिए, इन्फिनिटी ब्रिज के नाम पर। इसका जो देखिएगा इसका चित्र, तो ये इन्फिनिटी के जैसा दिखता है। इन्फिनिटी यानी जो है अनंत, जिसको हिंदी में कहते हैं। 300 मीटर लंबा और 22 मीटर ये चौड़ा है। इसका जो इंपॉर्टेंस है ये देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है इन्फिनिटी ब्रिज। इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक से ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका जो है किस चीज में है, तो टूरिज्म में है। जो गल्फ कंट्रीज, देखिए गल्फ कंट्रीज में कोई खास चीज है नहीं, तो वो लोग अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो है टूरिज्म पे करते हैं, ताकि, और टूरिज्म एक ऐसा इंडस्ट्री है जो जिसको कि ग्रीन इंडस्ट्री कहा जाता है। ग्रीन इंडस्ट्री बोले तो आपको इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर देना है, इन्वेस्टमेंट भी वैसा जिससे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, और उसके बाद उसको देखने के लिए लोग सारे जहां से आएंगे, और आपको फॉरेन कंट्री में इनकम होगा, और उनके आने से आपके यहाँ रह रहे लोगों की इनकम बढ़ेगी, उनको रोजगार मिलेगी। इसलिए टूरिज्म को ग्रीन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। आप स्विट्जरलैंड का नाम सुने होंगे। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी का 70 से 80% सिर्फ और सिर्फ जो है टूरिज्म से आता है। उसी तरह से मालदीव का नाम सुने होंगे। भारत के सारे हीरो हीरोइन जो हैं अपना हॉलीडे बिताने के लिए कहाँ जाते हैं, मालदीव। मालदीव में भी कुछ नहीं है, समुद्र से थोड़ा सा ऊंचा एक देश है। अगर ग्लोबल वार्मिंग में समुद्र का तल उठेगा तो सबसे पहले डूबने वाले कंट्रीज में से एक है कौन, मालदीव। लेकिन उसका सारा जो इनकम है का स्रोत जो क्या है, टूरिज्म है। क्योंकि टूरिज्म से रोजगार मिलने के साथ इसका मल्टी प्रॉन्ग जो है इसका फायदा है। इसीलिए गल्फ कंट्रीज में खास करके जो दुबई हो गया, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, इन ये सब सारे कंट्रीज जो हैं टूरिज्म पे खासा फोकस दे रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट है इंटरनेशनल करंट अफेयर में कि एक जो है लार्जेस्ट कैनल लॉक करने का मतलब आप नाम सुने होंगे पनामा कैनाल का। पनामा कैनाल जो है अगर आप मैप में देखें तो ये देखिए, ये है पनामा, ये रहा आपका पनामा। अब जब अमेरिका को अपने पूर्वी तट से पश्चिमी तट जाना होता था तो इसको जो है पूरा दक्षिणी अमेरिका को क्रॉस करके और इधर मैगलन स्ट्रेट से हो करके इधर जाना पड़ता था। तो बाद में क्या किया गया कि ये जो पनामा है, जहाँ पे ये रास्ता सबसे संकरा था, यानी सबसे कम चौला था, वहां पे एक नहर बना दिया गया। और ये नहर जो बनाया गया है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। लॉकिंग सिस्टम मतलब
जहाज पहले एक लॉक में घुसती है, उसके बाद उसको क्लोज करके उस पानी का स्तर को बढ़ाया जाता है जिससे जहाज ऊंचा हो जाता है, और फिर से उसको लॉक करके फिर से जहाज को आगे बढ़ा करके फिर से पानी ऊंचा करके, तो इस तरह से जहाज को एक जगह, एक साइड से दूसरा साइड पहुंचा दिया जाता है। ठीक इसी तरह का जो है व्यवस्था किया गया है अभी कहाँ, तो नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ है, तो ये देखिए, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड का मतलब क्या होता है? नीदर का मतलब आप इंग्लिश में एक वर्ड सुने होंगे, इसको कहते हैं पाताल, और लैंड यानी पाताल की भूमि है ये। यानी ये जगह कहीं ना कहीं लाखों साल पहले समुद्र में डूबा होगा, और उसके बाद जो है टेक्टोनिक प्लेट, टेक्टोनिक थ्योरी आप पढ़े होंगे, तो उसके हिसाब से ये उठते घटते रह रहा है, तो उसी में ये जमीन जो है ऊपर हो गया, इसीलिए इसको नीदरलैंड कहा जाता है। तो यहीं पे क्या हो रहा था कि ये जहाज को, इसका तट जो देख रहे हैं, जहाज को आने में प्रॉब्लम हो जाता था, यानी जहाज को चलने पहुंच पानी चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे की गहराई चाहिए, तभी तो जहाज आ पाएगा। छोटा जहाज तो है नहीं, बड़ा वाला जहाज, छोटा जहाज तो मान लीजिए आ जाएगा, लेकिन जो कार्गो ले जाने वाली जहाज होती है, बहुत बड़ी बड़ी जहाज होती है, तो उसको तट तक आने के लिए, यानी पोर्ट के पास आने के लिए पानी की गहराई थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो वहीं पे आर्टिफिशियली एक लॉक सिस्टम बनाया गया है, जिसके माध्यम से पानी को मतलब एक पानी को आर्टिफिशियल तरीके से लेवल वहां पे बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि जहाज आसानी से आ जा सके। यहीं पे इसका नाम क्या है, तो उसको यहाँ देख सकते हैं, इज्मेउद्दीन इसका नाम याद रखिए। और ये जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉक सिस्टम है। इज्मेउद्दीन कहाँ है ये, तो ये नीदरलैंड में है। इसका जो है टोटल 500 मीटर इसका जो है लंबाई है, और 70 मीटर चौड़ाई है, यानी एवरेज 70 मीटर चौड़ाई का मतलब बहुत बड़ा से बड़ा जहाज जो है इसमें क्रॉस कर सकता है। 2016 में जो है इसका जो है प्रोजेक्ट ये शुरुआत की गई थी, और 300 मिलियन यूरो की लागत से बनाया गया है। इसका एक व्यू अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस तरह से ये दिखेगा। इससे और एक फायदा क्या होगा कि पहले जहाज को ला करके और इंतजार करना पड़ता था कि पानी का लेवल कब जो है बढ़ेगा, और जब लेवल बढ़ता था तो फिर जहाज को ले जाया जाता था। अब वो करना जरूरत नहीं पड़ेगा, अब जो है डायरेक्ट आर्टिफिशियली इसका लेवल बढ़ा करके और जो है वो काम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंडोनेशिया जो है, एकदम ठीक इस पे जो है, इंडोनेशिया एक ऐसा देश है कि जो हाईली पॉपुलेटेड है, और इसके बीचों बीच से जो है विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये जो इंडोनेशिया है अभी डिसीजन लिया है कि जो अपना राजधानी है उसको ये कहाँ शिफ्ट करने जा रहा है। वर्तमान में जो इंडोनेशिया की राजधानी है वो जकार्ता है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन के वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूशन और बहुत सारे जो है स्लम एरिया डेवलप हो गए, जिस वजह से सरकार ऐसा डिसीजन लिया गया है। तो कौन से आइलैंड पे ले जा रहा है जगह पे, तो उसका नाम है ईस्ट कालीमंटन, ये भी याद रखिए, ईस्ट कालीमंटन। और यहाँ पे कहा जा रहा है वहाँ के जो पर्यावरणविद हैं कि ये जो आइलैंड है, ये जो जगह है, ये जो है मिनरल रिच है। तो वहाँ इसका विरोध भी चल रहा है कि आप एक जगह को तो गंदा कर ही चुके हैं, अब फिर जो है दूसरा जगह को भी गंदा करने जा रहे हैं। अगर इंडोनेशिया आपके मैप में हो तो ध्यान कीजिए, इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड हैं, लेकिन दो जो मुख्य हैं जावा और सुमात्रा, और जावा और सुमात्रा के बीच आप मैप में यहाँ देख सकते हैं कि ये जो रहा आपका ये तो यूरोप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये यही दो, इसका एक है जावा और सुमात्रा, और ये बीच में जो है ये स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम है सुंडा स्ट्रेट। ये दोनों को अलग डिवाइड करती है, जो दो मुख्य जो इसके लैंड है। तो अभी वर्तमान में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो। विश्व का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कौन है? जो आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया और भारत में सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो पाम ऑयल का होता है। पाम ऑयल का अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में था ये, क्योंकि जो है जितने भी आप प्रोडक्ट्स, नमकीन या फिर जो पैकेज्ड फूड जितने भी देखते हैं वो सब उन सबों में कहीं ना कहीं जो है पाम ऑयल का निर्माण किया जाता है। जो नया कैपिटल होगा उसका नाम क्या होगा? नूसनतारा।
क्या होगा? नुसंतारा, जिसका इंडोनेशियाई भाषा में जो मीनिंग है वो आर्की पेलागो है। बस तो इतना इसमें याद रखना है। ये जो है कहाँ, ईस्ट कालीमंटन जगह का नाम है और नया कैपिटल का नाम क्या होगा? तो नुसंतारा होगा। चलिए नेक्स्ट, चीरू 2022 ये क्या है? तो रसिया, चाइना और ईरान, ये तीनों का जो है एक संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास, नेवल युद्धाभ्यास किया गया है। कहाँ? गल्फ ऑफ ओमान में। गल्फ ऑफ ओमान अगर आपको याद हो मैप तो आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ ओमान कहाँ है। तो ये देखिए, ये जो है आपका यमन है और ये ओमान है। ये जो है आपका ओमान की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी। फारस ईरान, ईरान को पहले पर्सिया या फारस की भी कहा जाता था और इसीलिए इसको अब इसको फारस की खाड़ी कहते हैं, और ओमान के बगल में है तो उसको ओमान की खाड़ी कहते हैं। यहीं पे ये हो रहा है। कौन? अभी जो है चीरू। चीरू अब ये क्या है? तो इस नाम से ही संबंध देख सकते हैं। CH फॉर चाइना, उसका I फॉर ईरान और RU फॉर रसिया। ये जो है एंटी अमेरिका, ये कह सकते हैं कि ये जो है ग्रुप है, यानी इन तीनों का अमेरिका के साथ साझा जो है दुश्मनी है। इसीलिए तीनों अपने आप में संयुक्त रूप से जो है ये सब करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, फिलीपींस जो है भारत का पहला जो है ग्राहक बना है। क्या खरीदने के लिए? ब्रह्मोस खरीदने के लिए। 3,749 मिलियन डॉलर का ये जो है होने जा रहा है भारत और फिलीपींस के बीच में। भारत फिलीपींस खरीदेगा और भारत बेचेगा, और ये जो है पहला हिस्टोरिक इसको माना जा रहा है। ब्रह्मोस जो है मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भारत और रूस के सहयोग से बनाया गया है। ब्रह्मोस का जो नामकरण है भारत की नदी ब्रह्मपुत्रा और रूस की नदी मस्कवा, इस दोनों के नाम के आधार पे किया गया है। ब्रह्मोस जो है बहुत सारे वर्जन में, भारत सरकार बहुत सारे वर्जन और बहुत सारे रेंज में इसका जो है परीक्षण किया जा चुका है। वर्जन कहने का मतलब एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, या फिर वाटर टू एयर, वाटर टू सरफेस, इस तरह में। और रेंज का मतलब होता है जो मीडियम रेंज है, या फिर शॉर्ट रेंज है, या फिर लॉन्ग रेंज है, या फिर वो बैलिस्टिक में जो है आपका ICBM है, इंट्रा कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ICBM के नाम से जाना जाता है। तो ये याद रखिए, पूछ सकता है क्वेश्चन कि भारत कौन से देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का जो है डील किया है? तो ये फिलीपींस को बेचने का डील किया है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और फिलीपींस ग्रुप ऑफ आइलैंड है। फिलीपींस जो है अगर आप मैप में देखिएगा तो यहाँ पे है ये फिलीपींस, इंडोनेशिया के बगल में ही है। ये देखिए, ये पूरा आपका जो है ये फिलीपींस वाला एरिया है। इसको सुलू सागर के नाम से जाना जाता है, और ये दक्षिण चीन सागर, जो कि सबसे अभी के टाइम में सबसे विवादित स्थल है, साउथ चाइना सी। इसको चाइना अपना दादा का समझता है कि इस पर जो है मेरा ही अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है संघाई जो है, इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा मेट्रो नेटवर्क कौन सा शहर में है? तो संघाई शहर में है। विश्व में, भारत में सबसे पहला मेट्रो जो है 1975 में कहाँ शुरू हुआ था? कलकत्ता में शुरू हुआ था। और भारत में अभी सरकार हाल ही में घोषणा की है, भारत में सबसे पहला अंडर वाटर मेट्रो, आगे पढ़ेंगे, कहाँ शुरू होने जा रहा है? कोचीन में। इंटर कॉन्टिनेंटल, या एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जो अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्मित किया गया है? तो वो फ्रांस की राजधानी पेरिस और ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बीच में, जो बीच का जो समुद्री इलाका है, जिसको इंग्लिश चैनल कहते हैं, इंग्लिश चैनल के अंदर से जो बनाया गया है, क्या है वो? मेट्रो। बढ़ते हैं अगले तरफ, करंट अफेयर के तरफ। तो अगले में जो आपका सेक्शन है ये स्टेट्स है, यानी राज्य से संबंधित कौन कौन से करंट अफेयर हैं। तो तेलंगाना जो है जिसका की स्थापना 2014 में हुआ था, ओपन डिफेकेशन फ्री यानी ODF फ्री सबसे ज्यादा, यानी फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ODF विलेजेस, यानी भारत में सबसे ज्यादा गांव ODF हो गए हैं कौन से स्टेट में?
तेलंगाना स्टेट में हो गए हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा का गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट है। चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, चाइल्ड मैरिज का मतलब बाल विवाह जो है भारत में बहुत पहले से प्रचलन है। देखिए इसके समर्थन में भी बहुत सारे तर्क हैं। हालांकि जिस समय भारत में चाइल्ड मैरिज प्रचलित था उस समय के हिसाब से ये हो सकता है कि वो उस समय जायज हो, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अब जायज नहीं है। अब चाइल्ड मैरिज जो है, अभी का जो चाइल्ड मैरिज का जो सिनारियो देखिएगा तो ये ऐसा है कि खास करके ये गर्ल्स में लागू होता है, यानी लड़की कम उम्र का होता है। जैसे सरकार के हिसाब से अभी 18 से 21 है, लेकिन देखिएगा मैक्सिमम में क्या होता है कि लड़का का उम्र तो हो जाता है 22 साल 23 साल 24, लेकिन लड़की का उम्र जो है कम उम्र में ही शादी किया जाता है। तो अभी का जो चाइल्ड मैरिज है वो एक तरफा है। पहले लड़की भी माइनर होती थी और लड़का भी माइनर होता था, लेकिन अभी उल्टा हो गया है। अभी क्या हो गया है कि लड़की सिर्फ माइनर होती है और लड़का जनरली जो है वो एडल्ट हो जाता है, यानी वो मेजर की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड स्मोक फ्री स्टेट। कौन? हिमाचल प्रदेश। देखिए जरूरी है, हिमाचल प्रदेश चूंकि सेस्मिक जोन में आता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, वहाँ सुनते हैं बार बार जो है एक एवलेंच आता है। उसके अलावा जो है एकाएक जो बारिश जिसको झंझावात कहते हैं उसके कारण से लैंड स्लाइडिंग वगैरह की घटना ज़्यादा होती है। तो ये बन गया है सबसे पहला स्मोक फ्री स्टेट, यानी वहां अब चूल्हा में खाना नहीं बनता है, लकड़ी जला करके खाना नहीं बनता है। देखिए लकड़ी जलाएगा आदमी तो लकड़ी कहाँ से लाएगा? जंगल से ही खाएगा, पेड़ को काट करके लाएगा। और पेड़ को अगर काटिएगा तो उसका जड़, जो पेड़ का जड़ होता है वो जमीन को मजबूती से पकड़े हुए रहता है। तो अगर पेड़ काटने से लैंड स्लाइडिंग की घटना जो है बढ़ जाती है। इस वजह से सरकार जो है इस तरह का इनिशिएटिव लेते रहती है। हिमाचल प्रदेश जो है मैप में अगर याद हो आपको तो सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। आप पूरब की तरफ देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद आपका आता है नीचे में उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे 3 प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें से पहला दर्रा है बाड़लाचला जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। दूसरा है रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ता है। और तीसरा जो है वो सिपकिला, जिसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, जिसको कि हम लोग मानते हैं ऑटोनोमस तिब्बत, लेकिन चाइना कहता है वो जो है हमारा दादा का है, वो हमारा अपना जो है एरिया है, नहीं चाइना कहता है कि वो हमारा इलाका है। चलिए नेक्स्ट है कि केरला हाई कोर्ट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट, यानी भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें से पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। यानी वहां अब जो है आपको एफिडेविट देना हो या फिर कोर्ट के अगर मांग रही है आपको कुछ सबमिशन देना हो तो आपको वहां पे पेपर अब देने का जरूरत नहीं है। आप जो है ऑनलाइन मेल के माध्यम से, ऑनलाइन उसका जो सिस्टम है उसके माध्यम से आप सबमिशन दे सकते हैं। तो पहला पेपरलेस कोर्ट कौन बन गया? तो केरला हाई कोर्ट। इसका जो उद्घाटन कौन किए? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका काफी नाम आता है, डी.वाई. चंद्रचूड़ बड़े ही योग्य जज और बड़े लिबरल व्यू के माने जाते हैं। इनके पिता भी थे जज वाई भी चंद्रचूड़, और इन्होंने अपने पिताजी के द्वारा दिए गए एक वर्डिक्ट को उल्टा कर दिया, यानी अपने पिताजी के द्वारा दिए गए वर्डिक्ट को जो है अपोजिट में जो है इन्होंने डिसीजन दिया था। और जो है प्रोग्रेसिव जज के रूप में जो है इनका नाम आता है डी.वाई. चंद्रचूड़। नेक्स्ट है लोसोंग फेस्टिवल। ये याद रखिए, लोसोंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है लोसोंग फेस्टिवल। और ये क्या है, तो ये कब मनाया जाता है ये फिक्स नहीं, ये है मतलब कोई डेट फिक्स नहीं है। इसका मनाया जाता है ये 18th डे ऑफ द 10th मंथ ऑफ तिब्बतियन लूनर कैलेंडर। यानी इसमें जो है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसका नहीं होता है। जैसे आपको पता होगा शक संवत चलता है,
ग्रेगर जो अभी यूज करते हैं ग्रेगरियन कैलेंडर चलता है, उसके अलावा विक्रम संवत चलता है, मुसलमानों में हिजरी संवत चलता है। उसी तरह से जो तिब्बत वाले लोग हैं वो तिब्बतियन ल्यूनर कैलेंडर के नाम से जो है वो वहाँ पे सेलिब्रेट। तो ये सिर्फ याद रखिए लोसोंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो सिक्किम में। सिक्किम जो है 1975 में भारत का अंग बना, यानी भारत का 22वां राज्य बना था। 22 1975 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी के कहने पे भारतीय सेना के द्वारा एक गुप्त ऑपरेशन किया गया और उसी ऑपरेशन के माध्यम से उन्हें जो है सिक्किम 22वां राज्य बना। इससे पहले सिक्किम जो है भारत के तरफ जो एनेक्सेशन जो लेटर था जो 1947 में आज़ादी के बाद साइन करने के लिए जो जितने भी प्रोविंशियल उस समय थे उनको दिया गया था, तो वो तो साइन कर दिया था, लेकिन भारत में विलय पत्र पे हस्ताक्षर नहीं हो पाया था, जिस वजह से उसी समय से ये पड़ा हुआ था और इंदिरा गांधी इसको जो है भारत में मिला ली। सिक्किम प्रेम सिंह तमांग जो है अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब भारत का पहला ये जो क्या है जैविक राज्य है सिक्किम। जो इसका लोकेशन देखिएगा तो सिक्किम के पश्चिम में नेपाल है, सिक्किम के पूरब में भूटान है और सिक्किम के ऊपर यानी उत्तर में जो है वो तिब्बत है, इसीलिए तिब्बत का यहाँ ज़्यादा इफेक्ट है। और रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सिक्किम। क्यों? क्योंकि अगर भारत सरकार को चाइना को कंट्रोल में रखना है उस हिसाब से। चलिए नेक्स्ट है 18th एडिशन ऑफ कच्ची लेमन फेस्टिवल। इसको याद रखिए, कच्ची लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मणिपुर में मनाया जाता है कच्ची लेमन फेस्टिवल। अभी हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ है और एन बीरेन सिंह जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में इनको जो है चुना गया है। नॉर्थ ईस्टर्न जो 7 सिस्टर्स को आप जब कंसीडर करते हैं तो उन्हीं में से एक स्टेट है कौन, मणिपुर भी। मणिपुर का जो स्थापना हुआ था भारतीय स्टेट के रूप में, मणिपुर जो है 19वां राज्य बना था और ये कब बना था, तो 1972 में। 1972 में आप ध्यान रखिए उस समय की घटना को कि 1971 में भारत बांग्लादेश के बीच बांग्लादेश मुक्ति युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच, और बांग्लादेश नया राज्य बना था। तो युद्ध के समय बहुत सारे बांग्लादेशी भारत आए थे, तो उन्हीं सबको एडजस्ट करने के लिए भारत सरकार एक नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास की थी और उसी के अनुसार जो है 19वां राज्य के रूप में मणिपुर, 20वां राज्य के रूप में त्रिपुरा और 21वां राज्य के रूप में मेघालय का गठन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश जो है 9वें विमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का जो वहाँ जो अभी ये चल रहा है, वहाँ इसका जो है उद्घाटन किया गया। अब ये आइस हॉकी क्या है, तो जहाँ पे जमीन है, जहाँ पे समतल जमीन है जिस इलाके में, वहाँ पे तो हॉकी होता है, लेकिन जहाँ जमीन है ही नहीं, मतलब हिमाचल प्रदेश क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, दूसरा वहाँ मैक्सिमम टाइम जो है टेम्परेचर लो रहता है, बर्फ जमा हुआ रहता है, तो उस वहाँ पे जो हॉकी खेला जाता है उसको कहते हैं आइस हॉकी। आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल है कहाँ का, तो कनाडा का ये जो है राष्ट्रीय खेल है। आप जो है हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश में इससे पहले हम लोग देख लिए थे वहाँ का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट है कोकबो रोक डे। इसका थोड़ा याद रखिए, टेढ़ा है कोकबो रोक, थोड़ा सा बंगाली लहजा इसमें आएगा, कोकबो रोक डे, और इसको त्रिपुरी लैंग्वेज डे के रूप में भी कोकबो रोक को त्रिपुरी लैंग्वेज डे के रूप में भी जानते हैं। और ये जो है वहाँ का त्रिपुरी जो भाषा है उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये जो है कोकबो रोक डे के रूप में उसको मनाया जाता है। त्रिपुरा जो है मैप में देखिएगा तो ये जो है 3 तरफ से बांग्लादेश से लगा हुआ है, यानी तीनों तरफ से बांग्लादेश से बॉर्डर अपना जो है साझा करता है। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भारत का पहला जैविक शहर है। जिस तरह से सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक राज्य है, उसी तरह से अगरतला भारत का पहला जैविक शहर है।
ऊपर में हम लोग मणिपुर देखे थे, तो मणिपुर में ध्यान रखिए एक और चीज है कि मणिपुर जो है यहाँ पे एक झील है जिसको लोकटक झील कहा जाता है, और इसी लोकटक झील में एक कैबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है जिसको तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। यह मणिपुर का खासियत है, उस समय छूट गया, अभी इसको थोड़ा याद रखिए। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, तो ये है कर्नाटका से संबंधित है। कर्नाटका जो है ये भारत का पहला एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। एवीजीसी क्या है, तो ए फॉर एनिमेशन, वी फॉर विजुअल इफेक्ट, जी फॉर गेमिंग और सी फॉर कॉमिक। देखिए अभी का जो मोबाइल का युग है, इसमें आप सभी इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल, गेम आप खेलते हैं, विजुअल इफेक्ट तो आपको खासा पसंद है, एनिमेशन भी देखते हैं, तो इन सबों का खासा डिमांड है। और भारत का जो है सॉफ्टवेयर में इतना आगे होते हुए भी इन सारे चीज़ों में, यानी सॉफ्टवेयर का जो अप्लाइड पोर्शन है, यानी अप्लाइड सॉफ्टवेयर जिसको कह सकते हैं, कोई खास जो है ये डेवलपमेंट नहीं है। तो सरकार ये सारे चीज़ कहाँ से आते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो जैसे पबजी देख रहे हैं, कहाँ का है, तो चाइना का है, या चाइना मैक्सिमम चीज़ जो, इसीलिए सरकार तो कुछ दिन पहले देखे थे ना, जब डोकलाम वाला इशू हो रहा था तो बहुत सारे ऐप को बंद कर दिया, बहुत सारी सुविधाएं जो चाइना के द्वारा दी जा रही थी उसको क्या कर दिया, बंद। तो बंद कर दिए, तो अब जो लोगों को इनका आदत पड़ गया है तो वो क्या करेंगे, तो उनको अल्टरनेटिव उपलब्ध कराइएगा ना। तो इसी के लिए भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस तरह की चीज़ों का जो है इस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ, बेंगलुरु में। बेंगलुरु का जगह है महादेवपुरम, महादेवपुरम बेंगलुरु में ये इस्टेब्लिश किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट है कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि ये जो है सेंचुरी जो है ये प्रपोज्ड है कि इसको रिजर्व के रूप में मान्यता दे दिया जाए। कहाँ है ये, तो राजस्थान में है। रणथंभौर का नाम सुने होंगे, वो भी कहाँ है, राजस्थान में। नल सरोवर का नाम सुने होंगे, वो भी कहाँ है, राजस्थान में ही है। उसी तरह से रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो राजस्थान में है। और ये अभी इसके बाद इसको ये प्रस्ताव किया है कि इसको टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दे दिया जाए। नेक्स्ट है KBA, इस तरह का पहला स्टेट होगा। KBA का मतलब के फॉर केरला, बी केरला बर्ड एटलस, यानी पक्षियों के लिए एटलस जारी करने वाला पहला राज्य कौन है, केरला। पक्षियों के लिए एटलस जारी करने वाला पहला राज्य केरला है। यानी कि कौन से इलाके में, केरल के कौन से इलाके में कौन सा पक्षी निवास करता है, इसको एटलस के माध्यम से सूचना इसकी प्रदान की जाएगी। ये कौन से स्टेट का इनिशिएटिव है, तो केरला। केरला को गॉड्स ऑन कंट्री, गॉड्स ऑन प्लेस भी कहा जाता है, यानी भगवान का अपना जगह। एक पौराणिक कथा के माध्यम के अनुसार परशुराम यहाँ जो है तपस्या किए थे। और केरला का जो इलाका है ये पहले समुद्र में था, जिस तरह से नीदरलैंड के बारे में हम लोग जाने उसी तरह से, और बाद में केरला का जो इलाका है वो थोड़ा ऊपर उठा। वहीं वर्तमान में जो केरला है वहीं अभी वहीं स्थित है। केरला भारत का जो है सर्वाधिक समृद्ध राज्य के रूप में इसको कह सकते हैं। केरला एकमात्र राज्य है जहाँ की लेफ्ट का सरकार है भारत में, यानी वाम दल का सरकार है। केरला ही पहला स्टेट था जहां पहला गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई। आप नंबूदरी-पाद का नाम सुने होंगे, और वही जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, और वर्तमान में केरल के राज्यपाल जो हैं आरिफ मोहम्मद खान, बीजेपी के फायर ब्रांड मुस्लिम लीडर के नाम से, और एक स्कॉलर भी हैं। हालांकि आरिफ मोहम्मद खान राजीव गांधी के शासनकाल में उनके कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन शाहबानो के केस में उनका मतभेद हो गया राजीव गांधी से, और उन्होंने राजीव गांधी का कैबिनेट त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद से जो है बीजेपी में ये शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। बैंकिंग, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेक्टर से क्या क्या करंट अफेयर है इसके बारे में जान लेते हैं।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 3 बैंकों को, कौन कौन, स्टेट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा जो है बरकरार रखा है। यानी ये सारे बैंक आरबीआई के अनुसार ये जो बैंक हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी भारत की रीढ़ हैं, यानी भारत की इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, तो इन तीनों बैंक का नाम याद रखिए। नेक्स्ट है आईआरडीए, इरडा के द्वारा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा एलआईसी, जीआईसी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, जिस तरह से आरबीआई ने उन तीनों बैंक को डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का दर्जा दिया है, उसी तरह से बीमा के क्षेत्र में इरडा एक रेगुलेटरी संस्था है। किन चीज़ों को रेगुलेट करता है? तो इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है इरडा। ठीक उसी तरह से जैसे आरबीआई अन्य कामों के अलावा भारत के जो बैंक हैं, भारत में जो शेड्यूल्ड बैंक है उनको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करती है, इरडा के जैसा है। तो इरडा एलआईसी, जीआईसी और न्यू इंडिया को डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स का दर्जा दिया है। यानी इन तीनों का लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन जिसका स्थापना 1956 में हुआ था, जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन जिसका स्थापना 1972 में हुआ था, और न्यू इंडिया, इन तीनों को इंश्योरेंस के क्षेत्र में उतना ही इंपॉर्टेंस दिया है जितना कि आईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई को बैंकिंग क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है एयरटेल पेमेंट बैंक, जो है भारत का पहला पेमेंट बैंक है जिसको कि शेड्यूल बैंक का दर्जा दे दिया गया है। शेड्यूल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत पेमेंट बैंक में आपको लिमिटेशन होता है, आप जो है कितना, आप कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं उसका एक लिमिटेशन बना दिया गया है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन शेड्यूल बैंक का दर्जा हो जाने के बाद आपको जो है ये सारे बैंकिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड के द्वारा जारी किए गए एफडीआई के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020-21 में जो है 2021-22 में एफडीआई में 26% का क्या आया है? गिरावट आया है। तो पहले आप ये याद रखिए कि एफडीआई इनफ्लोज पे, यानी एफडीआई जो किसी देश में ये कितना एफडीआई आ रहा है उसका डाटा कौन जारी करता है? तो अंकटाड जारी करता है। इसके अनुसार से 26% का क्या आया है? गिरावट आया। नेक्स्ट है पेटीएम मनी। आप अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो इसका आपको पता जरूर से जरूर होगा। पेटीएम जो है एक आर्टिफिशियल इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट मैसेंजर जिसका नाम है पॉप्स, इसके ये जो है इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होगा कि आप ये इंटेलिजेंस के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मार्केट में क्या गतिविधि चल रही है उसका असेसमेंट करेगी और आकलित करके जो है आपको बताएगी कि जो है आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, आपको कौन से बैंक में पैसा लगाना चाहिए, कौन सा पोर्टफोलियो खरीदना चाहिए। मार्केट न्यूज आपको सारी सब जो है मतलब आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये जो है ऑटोमेटिकली जो आपके लिए फेवरेबल हो उसको ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन करेगी। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि जो है बहुत दिनों के जद्दोजहद के बाद भारत सरकार ने फाइनली जो है 27 जनवरी 2022 को एयर इंडिया, जो कि भारत सरकार के लिए एक घाटा का
जो है एक जरिया बन गया था, उसको जो है टाटा ग्रुप को बेच दिया। कितना में बेचा? तो ये 18,000 करोड़ में बेचा। 18,000 करोड़ में क्या क्या बेचा? सिर्फ जहाज ही नहीं, बल्कि उस जहाज को रखने का जगह, उस जहाज का जो ब्रांड है, एयर इंडिया क्या है? ब्रांड है। एयर इंडिया भारत जो है वो भारत का झंडा लगा करके जा सकता है, तो उसका एक ब्रांड वैल्यू होता है ना, वो भाई जी। उसके अलावा सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खरीद बेचा। इसके अलावा जितने भी स्टाफ है उनको भी डिप्यूट किया गया उन्हीं उन्हीं के माध्यम से, यानी उसी 18,000 करोड़ में ये सारे सम्मिलित हैं। अब एयर इंडिया को बेचा गया था। एयर इंडिया के बारे में जान लेते हैं। एयर इंडिया का स्थापना जो है JRD टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, 1932 में इसका स्थापना किए थे टाटा एयरलाइंस के नाम से। 1946 में इसका नाम एयर इंडिया कर दिया गया, और 1953 में जो है इसको भारत सरकार ने नेशनलाइज कर दिया, यानी राष्ट्रीयकृत कर दिया। और फाइनली 2022 में फिर से भारत सरकार ने इस टाटा को, जहां से ये खरीदा गया था टाटा ग्रुप, अभी जो है टाटा ग्रुप को फिर से वापस उसी को बेच दिया। अब सरकार ये बेचा क्यों? तो इसका बेचने ये जो मतलब है वो यही है कि सरकार देखिए हर साल अभी जो है एक डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फिक्स करती है। डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट मतलब सरकार की वैसी जो संपत्तियां जिनसे सरकार को या तो घाटा हो रहा है या फिर वो जो है अनयूटिलाइज्ड है, तो सरकार उसको बेच दे रही है प्राइवेट संस्थाओं में, और उससे सरकार को क्या हो रहा है कि जो डेड असेट्स हैं उससे सरकार का इनकम हो रहा है, सरकार को पैसा मिल रहा है। इसी को डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट, जैसे इस साल जो है बजट के अनुसार 72,000 करोड़ 2022-23 में सरकार अनुमान रखी है कि 72,000 करोड़ डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार को आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट और MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तरफ। कौन कौन सा हुआ इस महीने के दौरान? तो ये मेटा जो फेसबुक है ना, फेसबुक का ही नाम जो है चेंज हो गया है मेटा। फेसबुक के कौन थे संस्थापक? मार्क जुकरबर्ग। कब हुआ था? तो 2006 में। और FI फिक्की इसको शॉर्ट में इंडिया में बोलते हैं। तो फेसबुक और फिक्की दोनों मिल करके एक MOU साइन किए हैं, और इसमें वुमेन इंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए एक जो है साझेदारी किए हैं, ताकि जो है 5 लाख जो है महिलाओं को, जो कि मीडियम स्मॉल MSME जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उनको सहयोग किया जा रहा है। फिक्की होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसका स्थापना हुआ था 1927 में। भारत में जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों का समझिए मोटा मोटी ये क्या है? यूनियन है। नेक्स्ट है विनय कुमार त्रिपाठी को इंडियन रेलवे का चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि इसको चेयरमैन नहीं कहा जाता है, इसको CEO के नाम से जाना जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चेयरमैन, अगर चेयरमैन के नाम से कैसा लगता है, मतलब कोई एकदम लीडर टाइप का, लेकिन CEO जो है कारपोरेट का वर्ड है, तो इसी को रिप्लेस करके CEO कर दिया गया। इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे के बारे में जान लेते हैं। अभी ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, तो पहले इसी के बारे में जानिए। रेलवे बोर्ड का स्थापना कब किया गया था? तो बहुत पुराना, ये 1905 में किया गया था। भारत में सबसे पहला बार रेलवे चलाने का प्रयास 1832 में, पहला बार मालगाड़ी चलाया गया 1836 में, पहला बार पैसेंजर चलाया गया 1853 में, और 1924-25 में जो है आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया गया। 1951 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया, और फाइनली 2018 या 19 में, आप कंफर्म बताइए, कि इसका जो फिर से रेलवे बजट और आम बजट को एक साथ कर दिया गया। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में देखते हैं VS पटनायक को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर के रूप में, डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड, इसका स्थापना 1978 में हुआ था। इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना, क्या काम है इसका? तो भारत का जो तट सीमा है, जैसे भारत का स्थल सीमा है, उसी तरह से भारत का तट सीमा भी है। तो तट सीमा यानी समुद्री सीमा, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड। जैसे भारत का जो बॉर्डर है, जैसे निचला वाला बॉर्डर ये देखिए,
तो नीचे ये हुआ गया गुजरात, और ये आपका जो है आप सिर्फ इस बॉर्डर को देखिए और इसे समझिए। तो अगर तट है, इसको तट तो सीधा नहीं होता है, थोड़ा कर्व होता है। तो एक होता है पहले बेस लाइन, और बेस लाइन के अंदर का जो पानी होता है उसको जो बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर, है ना, इंटरनल, सॉरी, इसको इंटरनल वाटर कहते हैं। उसके बाद 12 नॉटिकल मील तक जो होता है उसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। उसके बाद 24 नॉटिकल मील तक को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, और फिर 200 नॉटिकल मील को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो इन सब यहाँ तक जो है संलग्न क्षेत्र तक जो सुरक्षा करने का जिम्मेवारी होता है, कि इसका जिम्मेवारी है ये इंडियन कोस्ट गार्ड का, कि कोई दूसरा कंट्री से आए नहीं। जैसे हुआ था ना जब मुंबई में ताज पर हमला हुआ था, तो मुंबई में चले आए, सी रूट से ही आए, किसी मछुआरा का जो है नाव लूट लिया और उसके बाद उसी के माध्यम से मुंबई पहुंच गया, और मुंबई आकर के जो है आतंकवादी हमला हुआ। ये वन ऑफ द डेडलीस्ट टेररिस्ट अटैक इन इंडिया। तो उसी तरह से इसको जो है सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड का। नेक्स्ट है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। अगर भारत में ना कुछ चुनिंदा संस्थानों जिसके बारे में लोगों के दिल में काफ़ी इज्जत है, उसकी अगर बात करेंगे तो उनमें से एक है कौन? इसरो। इनके नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है एस सोमनाथ को। इससे पहले थे के सिवान, वर्तमान में है यस सोमनाथ। इसकी स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई के प्रयास से हुआ था, और उसके बाद से इन्हीं के प्रयास से भारत में जो है होमी जहांगीर भाभा का जो योगदान है वो उन्हीं के पैरेलल में जो है ये विक्रम साराभाई का योगदान स्पेस के क्षेत्र में है। होमी जहांगीर भाभा का योगदान एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में था, जिसमें एटम बम देखते हैं, जो परमाणु परीक्षण जो किया गया था, ठीक उसी तरह से योगदान जो है इनका था। किनका? विक्रम साराभाई का। 1969 में इसका स्थापना किया गया था। भारत का जो है काफ़ी जो है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इसरो। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल, जिनका की सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन के कारण ये जो है त्यागपत्र दे दिए थे, उनको अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। इसका स्थापना 2017 में किया गया था, और इसका जो ये जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। नेक्स्ट है फ्रेंच बोर्न इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवर गुरिनचास। इसका ये नाम याद रखिए, पियरे ओलिवर गुरिनचास। क्यों नाम याद रखिए? क्योंकि इससे पहले जो इस पद पे थे, कौन से पद? चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो भारत की थी। कौन? गीता गोपीनाथ। और इनके इस पद से इनका जो है कार्यकाल पूरा होने के बाद इन्हीं के जगह पे आए कौन? पियरे ओलिवर गुरिनचास। और जो है गीता गोपीनाथ को IMF का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। सिर्फ गीता गोपीनाथ के लिए IMF में पहली बार वाइस प्रेसिडेंट पद का जो है क्रिएशन किया गया। क्रिस्टियाना जॉर्जियवा जो है IMF की अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, और गीता गोपीनाथ वाइस प्रेसिडेंट, और पियरे ओलिवर गुरिनचास IMF के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिस्ट है। चलिए नेक्स्ट है जो है रिपोर्ट और रैंकिंग के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है। अभी भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज जो है भूपेंद्र यादव के द्वारा 17वां एडिशन इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है जारी किया गया था। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पे, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में जा करके उसको देख लीजिए। अगर कहिए, मैं जो है उस वीडियो का एक लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। देखिए ये एक संस्था है जो कि अलग अलग देशों में भ्रष्टाचार पे अपना एक जो है रिपोर्ट जारी करती है। तो उसी में जो है इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान इसने दिया है?
85वां स्थान दिया है। एक स्कोर जो भारत को स्कोर जो मिला है 40, तो स्कोर याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखिए कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, पहले तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो 85वां। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और याद रखिए एक नंबर पे कौन है, डेनमार्क। एक नंबर पे कौन है, डेनमार्क। नेक्स्ट है, इसी क्रम में आप यहाँ पे याद रखिए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये जारी करता है कौन, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये जर्मनी की एक एनजीओ है, उसमें भारत कौन से स्थान पे है, 150वें। भारत को पीछे कर दिया गया है, 142वें स्थान पे भारत पहले था, वर्तमान में भारत का स्थान क्या है, तो 150वां। करप्शन परसेप्शन में 85वां। और जो है, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स एक होता है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, यानी कौन से देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा शक्तिशाली है। शक्तिशाली पासपोर्ट के शक्तिशाली होने का एक कतई मतलब नहीं है कि पासपोर्ट को फाड़ के देखें और वो फट नहीं रहा है मतलब वो शक्तिशाली है। पासपोर्ट के शक्तिशाली होने का मतलब है कि इस देश का पासपोर्ट लेकर के किसी देश में अगर आप जाएं तो आपको वीजा लेने की जरूरत नहीं हो, उस देश का पासपोर्ट ही सफिशिएंट है, आपको जो है किसी देश में और देश में एंट्री कर दिया जाएगा। तो भारत इसमें कौन से स्थान पे है, 83वें स्थान पे है। और एक नंबर पे कौन है, तो जापान और सिंगापुर। अभी वर्तमान में अगर आपके पास जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 192 देशों में आप जा सकते हैं बिना वीजा के। ये होता है पासपोर्ट इंडेक्स, और आपका पासपोर्ट कितना मजबूत है इसके बेसिस पे, इसी के बेसिस पे उसका आकलन किया जाता है। और अफगानिस्तान का जो है सबसे कम है, यानी सबसे निचले स्तर पे 111वें पोजीशन पे रखा गया। देखिए ये कैसा जो है, आपके देश का इमेज कैसा है बाहर में। अगर जापान का आदमी जाता है तो जिस कंट्री में जा रहा है उसको दिमाग में लगा हुआ है कि ये आदमी काम बिजनेस के सिलसिले में आया, बिजनेस करेगा और जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान का आदमी जाता है तो पहले ही जो है नाम, कंट्री पासपोर्ट देखने के बाद पाकिस्तान, अच्छा तब तो इसका जो है पूरा जांच किया जाएगा, तभी जो है क्योंकि इमेज बना हुआ है ना उसी तरह का, इसीलिए जो है इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है एमएसएमई क्षेत्र में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के क्षेत्र में जो शेड्यूल्ड कास्ट वाले जो लोग हैं उनको ऋण देने वालों में सबसे ऊपर यानी पहला स्थान वाला राज्य बन गया है। यानी महाराष्ट्र ने शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को एमएसएमई के क्षेत्र में ऋण देने वाला पहला राज्य बन गया है, यानी सबसे प्रमुख। इससे पहले जो था तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, यानी खेल के क्षेत्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटना हुआ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक बार। तो ये है, पाकिस्तान के जो अभी वर्तमान के कप्तान हैं बाबर आजम, उनको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ T20 घोषित किया गया है। और भारत आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा गलती हो गया। देखिए आईसीसी जो है ना एक टीम ऑफ द ईयर बनाती है, यानी जो बेस्ट क्रिकेटर होते हैं उनको ऑल ओवर द कंट्रीज, यानी जो कंट्रीज क्रिकेट खेलते हैं उन कंट्रीज में से तो एक बेस्ट क्रिकेट टीम बनाती है। उन बेस्ट क्रिकेट टीम में का जो कैप्टन किनको बनाया गया है, तो बाबर आजम को। भारत की एकमात्र जो है स्मृति मंदाना, आईसीसी वुमेन T20 में इनको सिर्फ एकमात्र स्थान मिला है भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना को, और मेंस में एक भी नहीं। नेक्स्ट है, वुमेन्स टीम फ्रॉम लद्दाख हैज लिफ्टेड 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े थे कि ये जो है वुमेन आइस हॉकी, नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हो रहा था, हिमाचल प्रदेश में। और ये जीता कौन, तो ये जो जीता ये लद्दाख। लद्दाख क्या है, तो ये अभी वर्तमान में एक यूनियन टेरिटरी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एक जो है संयुक्त रूप से राज्य हुआ करते थे, राज्य ही नहीं स्पेशल कैटेगरी के राज्य हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं।
जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट में एशियन तो वो इंडिया इस बार जीत लिया है। और किसको हराया है? तो श्रीलंका को। अंडर 19 एशियन क्रिकेट कप इंडिया किसको हराया? श्रीलंका को हराया। नेक्स्ट है सविता पुनिया, वी लीड इंडिया एट द अपकमिंग वुमेन एशिया कप इन मस्कट एट हॉकी में, जो है हॉकी में। तो अभी एक नाम सुने होंगे रानी रामपाल। रानी रामपाल जो हैं जो अभी टीम, भारत की टीम जो टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही थी उसको लीड कौन कर रही थी? तो रानी रामपाल ही लीड कर रही थी। तो उनको थोड़ा अब रेस्ट दिया गया और उनके जगह पे सविता पुनिया। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी यानी सविता पुनिया कौन से खेल से संबंधित हैं? तो ये जो संबंधित है किससे? हॉकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखिए बहुत सारा ओपन होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। कौन सा ओपन कौन से ग्राउंड पे होता है उसके बारे में भी पहले यहाँ पे देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 अभी जो है खत्म हो गया। इसके विनर कौन है? तो मेंस सिंगल में राफेल नडाल, वुमेन सिंगल में एसेगेलिया बार्टी और मेंस। बस ये दोनों याद रखिए, ये बहुत है, इससे ज़्यादा याद रखने का जरूरत नहीं है। आप एक झलक देखने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, अब ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 हुआ है, तो इसके बारे में जान लेते हैं क्या क्या जो है स्पेशल है। स्पेशल है ये है कि राफेल नडाल जो है ये रिकॉर्ड 21वां बार जीता है। और ये पुरुष वाला जो कैटेगरी है मेंस सिंगल, इसमें सबसे ज़्यादा बार है किसके नाम है? राफेल नडाल के नाम है। और वुमेन में जो ये जो है पहले वर्ल्ड नंबर 1 है अभी ये एसिलेगा बार्टी। ये कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। और ये जो है हराई किसको? तो डेनेली कूलिंस को। तो यहाँ पे दो फैक्ट आप याद रखिए। वुमेन सिंगल में सबसे ज़्यादा बार एक ही लेडी जो जीती है जिसका नाम है मार्गरेटा कोर्ट, वो 24 बार जीती है। और मेंस सिंगल में 21 बार कौन? ये राफेल नडाल। अब ये ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में जान लेते हैं। ये 4 जो है मेनली जिसको थ्रू आउट द ईयर होता है, ये 4 होता है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन और उसके बाद होता है यूएस ओपन। अब नाम से ही स्पष्ट है, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, सिडनी में। फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है। विंबलडन ओपन इंग्लैंड लंदन में होता है। और यूएस ओपन तो यूएसए में ही होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे होता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएसए ओपन याद रखिए ये हार्ड कोर्ट पे होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है। और विंबलडन ओपन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अवार्ड के कैटेगरी में आते हैं। इसमें एचडीएफसी बैंक को इस बार जो है बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया का जो है खिताब दिया गया है। किसको? एचडीएफसी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1994 में उदारीकरण का जब चल रहा था भारत में दौर, उसी समय इसका स्थापना हुआ था 1994 में। नीरज चोपड़ा को इस बार परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नीरज चोपड़ा यानी गोल्डन बॉय, ये जो है टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो वाले गेम कैटेगरी में गोल्ड मेडल इस बार जीते थे। नेक्स्ट है भारत जो रतन टाटा हैं, जो कि टाटा समूह के चेयरमैन हैं, उनको असम के सरकार के द्वारा असम वैभव का पुरस्कार जो है दिया गया। रतन टाटा का जो फाउंडेशन है उसके द्वारा कैंसर के क्षेत्र में कैंसर अस्पताल का जो है स्थापना की है। और कैंसर ट्रीटमेंट से संबंधित सहयोग के लिए जो है असम सरकार ने उनको ये जो है पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, पहले तो ये जानिए ये कहाँ है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। और इसको जो है TX2 या T/2 अवार्ड कह सकते हैं से दिया गया है। इसका मतलब क्या है? तो TX2 का मतलब होता है 2010 के बाद अगर कोई टाइगर रिजर्व अपने यहाँ जो टाइगर का संख्या है उसको 2 गुना कर लिया, यानी 2x कर लिया, तो उसको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा।
यानी एक तरह से समझिए कि प्रोत्साहना है। चलिए नेक्स्ट है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंट। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये जो रामनाथ गोयनका पुरस्कार जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रामनाथ गोयनका अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार जो है एक डिसीजन लिया है और उस डिसीजन के तहत क्या है कि जो अमर जवान ज्योति जो था, जो जल रहा था 1972 से ही, उसको वार मेमोरियल जो अभी न्यूली इस्टेब्लिश्ड वार मेमोरियल में जो ज्योति जल रहा है उस दोनों को मर्ज करके अब सिर्फ जो है वार मेमोरियल फ्लेम वाला ही जलेगा। ये नेशनल वार मेमोरियल, इसका जो स्थापना कब हुआ था, इसका इनॉग्रेशन जो है 2019 में किया गया था। और एक अमर जवान ज्योति देखे होंगे आप, कई बार देखे होंगे, जिसका की स्थापना 1972 में 26 जनवरी 1972 को किया गया था। किनके याद में किया गया था? तो 1971 में जो बांग्लादेश मुक्ति वार, बांग्लादेश लिबरेशन वार जो हुआ था, उनमें जो सैनिक, जो सेना के वे जवान जो शहीद हुए थे, उनके याद में ये बनाया गया था। और वहाँ पे जो लव है, जो ज्योति है, अभी तो कंटिन्यू 24/7 चलते रहता है। तो उसी को और वार मेमोरियल वाला जो ज्योति है, उस दोनों को मर्ज करके अब एक ही जगह पे ये जलेगा। अब क्या है कि जो वार मेमोरियल है, ये 1948 से लेकर के, यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आज़ाद के बाद भारत का पहला लड़ाई 1948 में भारत लड़ा, किसके? पाकिस्तान के साथ। और इस लड़ाई से लेकर के उसके बाद कब हुआ? 1962 में, 1965 में, 1971 में और 1999 में। तो जितने भी लड़ाई में जितने भी जवान शहीद हुए हैं, सारे जवानों का उसमें जो क्या है, नाम लिखा हुआ है। और अमर जवान ज्योति में ऐसा कुछ नहीं था, एक सिंबॉलिक तौर पे थे। हालांकि इसका भी बहुत सारा विरोध भी हुआ अपोजिशन के तरफ से, खास करके कांग्रेस के तरफ से। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के द्वारा जो है जो अवार्ड, आईसीसी अवार्ड 2021 घोषित किया गया। उसमें क्या क्या है तो थोड़ा देख लेते हैं। पहले आईसीसी के बारे में थोड़ा जान लीजिए क्या है। तो आईसीसी का जो स्थापना 1909 में एज इंपेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस समय मात्र 3 देश थे, क्योंकि उस समय तो भारत इंग्लैंड के अंतर्गत ही आता था। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में है। अब इसमें जो है आईसीसी मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस बार जो दिया गया है वो है पाकिस्तान के पाकिस्तान के कप्तान वर्तमान में शाहीन अफरीदी को दिया गया है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मैरियास इरास्मस को दिया गया है। अब यहाँ पे जो लिस्ट है इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेंस क्रिकेटर और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट इसमें अगर देखिए तो मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर, दैट इज एनफ, वही जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आएगा। चलिए नेक्स्ट है इंडिया एंड इट्स पार्टनर इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड। आप एक ग्रुप का नाम सुने होंगे, क्वाड। क्वाड में कौन कौन आते हैं? एक इसको कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है किसके बीच? तो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच जो है एक पार्टनरशिप है जिसको क्वाड के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 कंट्री और प्लस कनाडा और साउथ कोरिया, ये मिल करके एक जो है पैसिफिक एक्सरसाइज में यानी प्रशांत महासागर में एक एक्सरसाइज किए हैं जिसका कि नाम है वेस्टर्न सी ड्रैगन एक्सरसाइज, सी ड्रैगन 2022। सी ड्रैगन इस एक्सरसाइज का नाम रखिए। सी कहाँ पे हुआ है? तो ये गुआम में हुआ है। गुआम एक आइलैंड है, गुआम आइलैंड, और इस पे जो है अमेरिका का कब्जा है। और अमेरिका का कब्जा ही नहीं, वहाँ पे जो अमेरिका का बेस भी है। ये सब बेस, ये सब जगह जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लूट लिया था। इन सबों पर जापान का कब्जा था। जापान चूंकि हार गया, इसलिए अमेरिका इन सबों पर अपना जो है दादागिरी करके कब्जा जमा लिया।
नेक्स्ट है पासेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट किया कौन, इंडियन नेवी और रशियन नेवी मिलकर के पासेक एक्सरसाइज का कोचीन के पास, केरल की राजधानी सॉरी केरल का एक शहर है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट है स्वीडिश डिफेंस कंपनी है एक साब, इसका नाम याद रखिए साब, जैसे राफेल खरीदा गया था उसका नाम क्या था डेसॉल्ट, उसी तरह से स्वीडिश की एक कंपनी स्वीडन की, स्वीडिश कंपनी यानी स्वीडन, सूडान एक अलग कंट्री है और स्वीडन एक अलग कंट्री है। सूडान जो है अफ्रीका में पड़ता है और स्वीडन जो है ये नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन आते हैं तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, तो नॉर्डिक कंट्री में एक कंट्री है सूडान। इसका जो एक डिफेंस का कंपनी है साहब, उससे भारत एक जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल नॉट गाइडेड ओनली एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है AT4 मिसाइल खरीद रही है। इसका क्या क्या खासियत है, तो ये अनगाइडेड है, अनगाइडेड मतलब एक बार छोड़ दिए तो भूल जाइए, जिधर जहां छोड़ दिए निशाना बना लीजिए उधर चला जाएगा, आप बीच में जो है इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मैन पोर्टेबल है, यानी आदमी इसको अपना कंधा पर लेकर के कहीं ला जा सकता है। सिंगल शूट है, एक बार में एक छोड़ेगा। डिस्पोजेबल और रेस क्वाइललेस है, सबसे ज्यादा इसका जो इम्पोर्टेंस है कि जो रिक्वाइल करने का मतलब क्या होता है, रिक्वाइल जो जब बंदूक भी आप छोड़ते हैं तो गोली जैसे ही आगे जाता है और बंदूक पीछे की ओर झटका देता है, तो सोचिए जो जब मिसाइल से आप जो आर्मर छोड़िएगा तो वो भी पीछे की ओर झटका देगा, लेकिन इसमें ये झटका बहुत कम देता है, 9 के बराबर देता है, यही इसका जो है सबसे बड़ा खासियत है। कहां से 84 कहां से खरीदा जा रहा है, स्वीडन से। स्वीडन का कौन सा कंपनी, साब। स्वीडन की राजधानी कहां, स्टॉकहोम, वहीं से दिया जाता है क्या, जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या जो करंट अफेयर बना है, तो इसमें याद रखिए ओमिश्योर, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना का, ओमिक्रॉन वेरिएंट, उसको डिटेक्ट करने के लिए ओमिश्योर नामक एक जो है टेस्टिंग किट डेवलप किया गया, किसके द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया। एक और नाम याद रखिए जानवी डेनगेटी, जानवी डेनगेती, ये कहाँ की है, ये जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक लड़की है जो कि नासा, जो अमेरिका की इसरो है, नासा को कह सकते हैं, अमेरिका की इसरो है, वहाँ की स्पेस एजेंसी है, उसका एक प्रोग्राम है जिसको नासाज इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम, ये जो है कंप्लीट करने वाली पहली इंडियन बनी है। यानी वहाँ उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से लिया जाएगा, वहाँ जा कर के अंतरिक्ष के बारे में आप जो है अंतरिक्ष स्टेशन तो नहीं जा सकते हैं, नासा की जो बिल्डिंग है वहाँ पे कैसे काम होता है, कैसे अंतरिक्ष में बैठे स्टेशन, अंतरिक्ष यान में जो लोग हैं अंतरिक्ष स्टेशन में उनसे कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, इन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी, मतलब आप ये जो है एक तरह से बच्चों में ज्ञान, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को पैदा करने के लिए, एक समझ डेवलप करने के लिए ये जो है एक प्रयास है। नेक्स्ट है इसरो, स्पेस, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गन, पहले हम लोग इसके बारे में जाने हैं। ये जो विकास इंजन का जो है सक्सेसफुल ये परीक्षण किया गया है, और ये इस इंजन का नाम जरूर याद रखिए, क्या नाम है इसका, विकास इंजन। ये वही इंजन है जो गगनयान में जाएगा। गगनयान क्या है, तो भारत का एक जो है मैन सहित जो है स्पेस शटल होगा, मैन रहित नहीं, मैन सहित, यानी इसमें आदमी होगा, या इसमें जो है 7 लोग जाएंगे, और ये प्रपोज्ड है 2023 में, जो है 2023 में इसको गगनयान को प्रोजेक्ट किया जाएगा। कौन सा, तो ये इसका जो इंजन है उसका नाम क्या है, विकास इंजन। विकास इंजन किसके लिए है, गगनयान। गगनयान कब जाएगा, 2023 में, किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है बुक कट के कैटेगरी में आते हैं कि कौन कौन सा बुक इस महीने रिलीज हुआ, तो इसमें आते हैं बुक की कैटेगरी में। इसमें जो है पहला बुक है ममता बैंड 2021, क्योंकि ममता बनर्जी अभी जो है चुनाव हुआ था और उसमें बीजेपी हार गई, बीजेपी और ममता बनर्जी जीत गई, इसलिए उन्हीं के नाम पर। नेक्स्ट है कि गांधीज एसासिनेशन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हीज आइडिया ऑफ इंडिया। देखिए गांधी जी चले गए और नाथुराम गोडसे भी चले गए, लेकिन यहाँ के लोग जो है उस पे अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि गांधी को मारने का जो प्रेरणा कहाँ से दिया, वीर सावरकर को दिया या अपना आइडिया था, उस पे जो है अभी तक लंबा चौड़ा बहस चल रहा है। नाथुराम गोडसे मार दिया था किसको, गांधी जी को, कब,
जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे। उसके बाद नाथूराम गोडसे पर जब कार्रवाई चल रही थी तो इसने अपना वकील भी नहीं रखा, अपना पक्ष रखने के लिए स्वयं जो है जज के साथ अपना जो है अपना जो है हिस्सा यानी अपना विचार जो है प्रकट करता था। इसके अलावा वाई आई किल्ड गांधी, वाई आई असैसिनेटेड गांधी नाम का एक जो है बुक भी लिखा है नाथूराम गोडसे, जिसमें अपना सारा विचार जो है इन्होंने प्रकट किया है। नेक्स्ट है रतन टाटा का एक ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसका नाम है रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इसका नाम, इसको लिखे हैं कौन? डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। नाम याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। भारत के एक लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कौन? रतन टाटा। इन्हीं का जो है बायोग्राफी है, ऑथराइज्ड बायोग्राफी। देखिए बायोग्राफी अगर हो मतलब हम उनके जीवन में क्या ऑब्जर्व किए उसके हिसाब से। ऑथराइज्ड मतलब उनका भी सहमति है इसमें कि उन्होंने भी इसके लिए सहमति प्रकट किया है बायोग्राफी लिखने के लिए। नेक्स्ट है, इसको याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई करके इसको रख सकते हैं, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया किनके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। देखिए रस्किन बॉन्ड जो है इनका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हालांकि इनके जो पेरेंट्स थे वो इंग्लैंड के थे, तो ये एंग्लो इंडियन कह सकते हैं इनको। और लेकिन ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर भी थे। लेकिन बाद में इनको जो है इंडिया इतना अच्छा लगा कि जो है हिमाचल प्रदेश में ही सेटल हो गए। वर्तमान में भी जो हिमाचल प्रदेश में ही इनको पद्म श्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। बहुत सारे बुक, इनके बहुत सारे बुक पे भारत में जो है मूवी भी बनी है। 7 खून माफ जो है इन्हीं की एक बुक पे बनी है। आप जो है उस बुक का नाम सर्च करके कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है इनडोमिटेबल, अ वर्किंग वुमेन नोट ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। ये लिखा गया अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में। अरुंधति भट्टाचार्य जो थी ये एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरमैन थी। नेक्स्ट है बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वेनियंट नेशनलिस्ट, क्योंकि इनका जन्म दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, उसी अवसर पे ये बुक लॉन्च किया गया चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये जो है 2 व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है, अंकित वर्मा और तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा के द्वारा। क्योंकि 15 जनवरी को जो है इनका भी जन्म दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को ही झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ये लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग, ये तो पढ़ लिए हम लोग रस्किन बॉन्ड के द्वारा। चलिए कुछ जो है मिसलेनियस वन लीनियर है, इसके बारे में जान लेते हैं कि लोसार फेस्टिवल जो मनाया जाता है कहाँ? लद्दाख में। लोसार फेस्टिवल लद्दाख में। न्यू ईयर, तिब्बतियन न्यू ईयर के नाम से भी इसको जानते हैं। खादी ग्रामोद्योग समिति के भी आईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा जो है पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन, पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग बैन कहाँ लॉन्च किया गया? सिरोरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सिरोरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। इसमें आप जो है गाड़ी चलते चलते अपना वो जो है जहाँ हनी है वहाँ कलेक्ट करके और जो है मूविंग मतलब कहीं एक अस्थाई जगह पे ले जाने का जरूरत नहीं है। एक गाड़ी है उसी में जो है हनी कलेक्ट कर लिया जाएगा, प्रोसेस करके पैकेट करके लोगो लगा के और बेचना शुरू कर दिया जाएगा। भारत में पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ? केरल में। केरल में कहाँ? तो कोची में। भारत में सबसे पहला वाटर प्रोजेक्ट कहाँ? वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट केरल के कोची में। नेक्स्ट है भारत की सबसे उम्रदराज स्लॉथ बियर, फीमेल स्लॉथ बियर जिसका नाम था गुलाबो, जो है उसका जो है उम्र के कारण मृत्यु हो गया। कहाँ ये थी? तो वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट है सुपर मॉम के नाम से मशहूर टाइग्रेस थी एक बाघिन जिसका नाम था कॉलर वाली, इनका भी उम्र के कारण मृत्यु हो गया। कहाँ? ये कहाँ थी? तो पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, दोनों मध्य प्रदेश में ही। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में कॉलर वाली। ये अपने लाइफ टाइम के दौरान 29 बच्चे को इसने जो है जन्म दिया। 29 बच्चे को इनके द्वारा जन्म दिया गया, इसीलिए इनको जो है सुपर मॉम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक व्यक्ति जिसका नाम है डेविड बेनेट। ये पहला व्यक्ति बन गया जिसके अंदर जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया। और वो हार्ट किसका था? तो एक सुअर
जानवर का था, पिग का था, जेनेटिकली मॉडिफाइड हार्ट। नेक्स्ट है मिसलेनियस में ही पनामा के जंगल में एक जो है नया फ्रॉग का, रेन फ्रॉग का जो है स्पीसीज खोजा गया, और उस रेन फ्रॉग के स्पीसीज को ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर उसका जो है नाम दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग कौन है? तो स्वीडन की एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे और ग्रेटा थनबर्ग, इस दोनों के बीच जो है ट्विटर वार बड़ा हुआ करता था। नेक्स्ट है भारत की एक मूवी जय भीम और मरक्कर अरेबिका आंडेलांटे सिम्हम, इसको हिंदी में ये कहिए, ये जो है मलयालम वर्ड है मराकर, इसका हिंदी होगा मराकर द लायन ऑफ अरेबियन सी। मराकर द लाइन ऑफ अरेबियन सी ऑफिशियली जो है ऑस्कर 2022 के लिए इसको जो है नॉमिनेट किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया है। कौन कौन? जय भीम और मराकर द लायन ऑफ सिम्हम। मराकर ये कौन था? तो जमोरिन, आपको याद होगा वास्को डी गामा किसके अंतर टाइम में आया था? तो जमोरिन के टाइम में। तो जमोरिन का जो एडमिरल था, यानी जमोरिन का जो जल सेना था उसका एडमिरल था मराकर, और इसको अरेबियन सी का शेर के नाम से अमेजियन इसको जाना जाता था, लाइन ऑफ द अरेबियन सी। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग जो है अंत की ओर जा रहे हैं, तो जनवरी माह के दौरान कौन कौन सी जो दुखद घटनाएं, दुखद मृत्यु हुई। तो इस दौरान एक जो है रिचार्ड लीके, नाम याद रखिए रिचार्ड लीके, ये जो है केनिया की राजधानी कहाँ है? तो नैरोबी। वहाँ के एक जो है कंजर्वेशनिस्ट थे, और इनके द्वारा इनको तुर्काना बॉय के नाम से भी जाना जाता है। और इनका कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्हीं के शोध के बाद, इन्हीं के द्वारा किया गया शोध के बाद पता चला कि मानव यानी आदमी सबसे पहले कहाँ पे आया? तो जो है अफ्रीकन है, ह्यूमन काइंड इवॉल्व्ड इन अफ्रीका, और उसी के बाद से धीरे धीरे जो है पृथ्वी के अन्य जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक सोशल वर्कर हैं जिनका नाम है सिंधु ताई सपकाल, इनको मदर ऑफ ऑर्फेंस के नाम से जाना जाता है। यानी जो ऑर्फेन किसको कहा जाता है? वैसे बच्चे जिनके माता पिता मर गए हों, यानी अनाथ हो गया हो, तो इन्हीं को मदर ऑफ ऑर्फेंस के नाम से जाना जाता है। सिंधु ताई सपकाल महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है। ये अपने जीवन काल में अपना पूरा जीवन इन्होंने अनाथों के कल्याण के लिए बिता दिया, इसीलिए इनको मदर ऑफ ऑर्फेंस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज। आप कथक का नाम जरूर सुने होंगे, जो नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ की जो नृत्य कला है, जो कथक, उसके सबसे बड़े जो है कह सकते हैं प्रस्तावक थे, और सबसे बड़े उसके आर्टिस्ट भी थे कथक के, पंडित बिरजू महाराज। इनका जो है देहांत हो गया। इनको जो है भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो पद्म भूषण है, पद्म भूषण से इनको नवाजा गया था। अब आइए देख लेते हैं लास्ट में कि जनवरी महीने के दौरान कौन कौन से दिवस जो है मनाए जाते हैं। तो इसमें पहला है वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। और ये खास करके फॉरेन कंट्रीज में कहा तो भारत की जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये शुरू कब से हुआ? 2006 से। क्यों शुरू हुआ? तो 10 जनवरी 1975 को पहला बार जो है विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसी को इंदिरा गांधी के शासनकाल में, उसी को जो है सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को याद करने के लिए, क्योंकि जो है हिंदी भारत की जो मेजर लैंग्वेज कह सकते हैं ना, तो इसको इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से जो है प्रोपोगेट किया जाए, इसीलिए वर्ल्ड हिंदी डे कब? 10 जनवरी को बनाया जाता है। 10 जनवरी को। नेशनल यूथ डे हम लोग पहले ही पढ़ लिए। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, क्योंकि 15 जनवरी 1949 को जो भारत के जो
इंग्लैंड के यानी उस समय तत्कालीन इंडिया का जो इंग्लिश जल थल सेनाध्यक्ष था, वो भारत के थल सेना अध्यक्ष करियप्पा को जो है अपना पदभार सौंप दिया। इसीलिए जो है 15 जनवरी को जो है आर्मी डे, कब 15 जनवरी 1949 को ये सौंपा गया था, तो उसी टाइम से जो है हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। मार्टर्स डे यानी शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को। क्यों कि गांधी जी का असैसिनेशन इसी दिन कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा, 30 जनवरी 1948। भारत सरकार के द्वारा पहले हम पढ़ लिए, घोषणा किया गया सुभाष चंद्र बोस की जो है बर्थ एनिवर्सरी को यानी 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा, पराक्रम दिवस के रूप में। इंटरनेशनल डे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है नेशनल टूरिज्म डे, और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे। वोटर्स डे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आजकल सरकार टूरिज्म पर भी बहुत जोर दे रही है। इंपॉर्टेंस क्या है इसको हम पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ यही याद रखिए। इंटरनेशनल डे ऑफ कम्युनिकेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम ऑफ हॉलोकास्ट। हॉलोकास्ट क्या होता है, क्या है कि जब 1900 जब जर्मनी में हिटलर का शासन था, तो उस समय ज्यूज को, जो यहूदी लोग हैं, उनको जो है हॉलोकास्ट जो है एक चैम्बर हुआ करता था, उसमें जो है यहूदियों को बंद करके और जो है जहरीला गैस छोड़ दिया जाता था, उसी को हॉलोकास्ट कहते हैं। तो उसको रिमेम्बरेंस डे, हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे के रूप में 27 जनवरी को मनाया जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।